दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार की जेलों में बंद कैदियों में बड़ा छोटा गरीब अमीर का भेदभाव ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन ने सभी के लिए एक ही तरीके का कपड़ा अनिवार्य कर दिया है, वस्त्र अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, पहले केवल सजाए याफ्ता कैदियों को ही जेल का वस्त्र पहनाना अनिवार्य किया गया था। जी हाँ, अब विचारधारीन कैदियों के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, इसके लिए कारा प्रशासन बाहर से कपड़ा नहीं खरीदेगा बल्कि जेल में ही पावर लूम लगाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, कारा महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्रा ने सभी केंद्रीय कारा में पावर लूम लगाने और कैदियों से ही लूम चलवाने और कपड़ा निर्माण करने का निर्देश दिया है। यह सरकार से निर्देश मिलते ही बेऊर जेल में 6 पावर लूम खोलने की कवायद शुरू भी कर दी गई है। दोस्तों दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद उत्तर बिहार में आने वाले सभी ट्रेनों में सीटें भर गई है। जहां मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेगूसराय सहित अन्य जिलों के यात्रियों को टिकट नहीं मिल रही है। कुछ ट्रेनों में तो 2 दिन पहले तक सीटें उपलब्ध थी। कई ट्रेन में वेटिंग 150 के पार जा चुकी है। जहां मजदूर वर्ग और दिल्ली में रहकर काम करने वाले लोगों के पास घर आने का एकमात्र सहारा अब बस है। हालांकि बस का किराया भी 5 गुना अधिक लिया जा रहा है। दोस्तों देश भर में कोरोना संक्रमण की घातक दूसरी लहर के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे मरीजों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। यह देश में रोजाना संक्रमण के मामले 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच कई हिस्सों में अस्पताल में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा इस घातक संक्रमण से लड़ने के लिए आवश्यक अन्य चीजों की कमी की रिपोर्ट सामने आ रही है। इन सब के बीच मुश्किलें उन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कम नहीं है जो अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए दिन रात किए हुए हैं। जी हां, और इसके बावजूद भी वे कई बार मरीजों की जान बचा पाने में नाकाम होते हैं। काम के भारी दबाव के बीच मरीजों की जान कहीं ना कहीं उन्हें भी भावनात्मक स्तर पर तोड़कर रख देती है। जी जिनके इलाज में वे दिन रात जुटे हैं। जी मुंबई के ऐसे ही एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। जी मुंबई के हालात को बयां करते हुए वे कई बार रो पड़ती है। जी हां, संक्रमण रोग मामले की विशेषज्ञ डॉक्टर तिरुपति गिलाल ने अपने वीडियो में बताया कि वे किस तरीके से देश का स्वास्थ्य सेक्टर आज बेबस लाचार महसूस कर रहा है और अस्पतालों में बेड नहीं हो पाने के कारण गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज भी घरों में ही हो रहा है। वीडियो में वो कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, हम बेबस हैं। कई डॉक्टरों की तरह मैं भी परेशान हूं। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूं तो फिर मुझे अधिक संतोष होता। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वे कहते हैं कि हमें कई मरीजों को देखना होता है। जहां गंभीर रूप से बीमार रोगियों का इलाज घर में किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है। ये लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे जरूरी है कि आप खुद को सुरक्षित रखें। आपको अभी तक संक्रमण नहीं हुआ है या फिर आप संक्रमित होकर उबर गए हैं तो खुद को सुपर हीरो मत समझिए। अगर आपको लगता है कि आपने इस बीमारी से प्रतीक्षा हासिल कर ली है तो फिर आप गलत हैं। जी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा संक्रमित हो रहे हैं और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों कम सोने वाले लोग अब ज्यादा देर सोना शुरू कर दें क्योंकि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो फिर सोना भी जरूरी है। यह ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि कम सोने वाले लोग मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं और पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 घंटे से कम सोने वाले लोग मानसिक विपक्षित हो सकते हैं। 50 साल की उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए 6 घंटे से कम सोना खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, और उन्हें पागलपन बना सकता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 35 सालों तक तकरीबन 8000 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों पर रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि कम सोने वाले लोगों के पागलपन होने की संभावना ज्यादा है। यह रिसर्च जारी करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि 35 सालों तक 8000 लोगों पर रिसर्च किया गया और आंकड़ों को कैलकुलेट करने के बाद पाया गया है कि 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों को पागलपन होने का खतरा ज्यादा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे इसके पीछे की वजह को तलाशने में नाकामयाब रहे हैं।
दोस्तों, कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और बैंक कर्मियों के लगातार संक्रमित होने की मिल रही शिकायतों के बाद बिहार में बैंकों की कामकाज की अवधि को घटाया गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की बिहार राज्य कमेटी और बीपीबीईए ने बिहार सरकार और एसएलबी से इसको लेकर अनुरोध किया था। इसमें बैंकिंग कार्यालय को 10 बजे से 4 बजे तक की बजाय 10 बजे से 3 बजे तक किए जाने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही मांग की गई थी कि रोटेशन के आधार पर 50% बैंक कर्मियों से शाखा का संचालन करवाया जाए और शेष लोगों को घर में ही काम करने की छूट दी जाए। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिहार सरकार और एसएलबी ने मंजूरी दी है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहकों को बैंक शाखाओं में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की सेवा मिल सकेगी। यानी कि अब बैंक में काम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही किया जाएगा। जी हां, बैंक की कार्य अवधि 4 घंटे ही होगी। यह फैसला स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के समन्वय द्वारा लिया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों को सूचना भेज दी गई है। यह फैसला बैंकों में 15 मई तक लागू रहेगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बढ़ पा रही है। जी हां, संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, आम लोग भी सहम गए हैं। ऐसे में मौजूदा समय में लोगों की मदद करने के लिए आरजेडी ने एक नई पहल की है। जी हां, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के बीच आरजेडी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन किया है। जी हां, इस प्रकोष्ठ में कुल 13 डॉक्टर हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देंगे। जी हां, पार्टी की इस पहल के बारे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने अपने अधिकारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि जरूरतमंद लोग कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी और फ्री में चिकित्सा परामर्श के लिए राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। जरूरतमंदों की निर्धारित समय पर डॉक्टर्स द्वारा टेलीमेडिसिन के जरिए यथासंभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार स्वास्थ्य विभाग के कुव्यवस्था को लेकर इन दिनों बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। जी हां, वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वास्थ्य संसाधनों की कमी का जिम्मेदार बता रहे हैं और बताकर घेर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का भी सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जनता के लिए क्या कर रहे हैं। जी हां, ऐसे में चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन को इस सवाल के जवाब के रूप में देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि तेजस्वी यादव केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। जी हां, बीते दिनों उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने पूछा था कि कोरोना संकट को 1 साल बीत गया, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने क्या काम किया? क्या केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार का कोई दायित्व नहीं है? अगर नहीं तो फिर वे क्यों नहीं चुनाव कराने के लिए फिर है? दोस्तों, भारतीय रेल में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, रेलवे ने कई पदों पर भर्ती का आवेदन मांगा है। इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इलेक्ट्रिकल विभाग की टीआरडी विंग में कई पदों पर भर्ती निकाली है। www.nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 है, जबकि भर्ती के लिए कुल 370 पद है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी तरीके की परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं देनी होगी। एनएफआर में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना पहली प्राथमिकता है। इसके साथ एनसीवीटी द्वारा एनएसी हो या फिर 10वीं पास के साथ एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई किया हो। रेलवे के इन पदों पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक पर यानी कि जो आपको हम लिंक बताए हैं वेबसाइट का, उस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के साथ आवेदन से संबंधित और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार और दिल्ली समेत पूरे देश में लोग कोरोना महामारी से डर के साए में जी रहे हैं। वही खबर मिल रही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी, तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोरोना के लक्षण देखने के बाद शहाबुद्दीन का कोरोना टेस्ट करवाया। जी, शहाबुद्दीन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन को उपचार के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से यह सूचना दी गई है। दोस्तों, दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को पहुंचने में देरी होने का मामला सामने आया है। जी, बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते ऑक्सीजन टैंकर देर से पहुंच रहा है। वही प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी, दरअसल भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलवार रात को आरोप लगाया है कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई किसानों द्वारा सड़क जाम कर दिए जाने के कारण प्रभावित हुई है। हालांकि टैंकर चालक यानी कि टैंकर के जो ड्राइवर हैं उनकी माने तो किसानों की वजह से ही
जल्द ही सड़कें खाली कराकर ऑक्सीजन टैंकर को रवाना किया गया। जी हां, ड्राइवर ने कहा है कि किसान की वजह से ही जल्द से जल्द हम टैंकर को लेकर यहां आप पहुंच पाए हैं। जाम नहीं मिलने के कारण 2 से 3 घंटे पहले ऑक्सीजन टैंकर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया। जी हां, ऑक्सीजन टैंकर चालक यानी कि ऑक्सीजन टैंकर ड्राइवर ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर को देखते हुए किसान भाइयों ने जल्दी से रास्ता खाली करवा दिया। जी हां, और हमको यहां पहुंचने में आसानी हुई। दोस्तों, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव की सामूहिक हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से एक और 2 पुजारी की जान ले ली गई है। जी हां, इलाके में अपराधियों के कारनामों से आम लोगों में भय का माहौल है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बर्बादी की तमाशे देखने में लगी हुई है, क्योंकि हर एक दिन अपराधियों के द्वारा डकैती, हत्या और कई जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देता जा रहा है। जी हां, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित खिरहर थाना के खिरहर गांव में ही बीती रात 2 पुजारी की जान ले ली गई है। जी हां, 2 पुजारी की जान ले ली गई है। बताया जाता है कि पुजारी लोग धरोहर नाथ भगवान के मंदिर में सोए हुए थे, जिसके बाद बीती रात में कई अपराधी आया और फिर 2 पुजारी समेत 3 लोगों की जान ले ली गई। जी हां, जिसमें 2 पुजारी की घटना स्थल पर ही जान चली गई। जी हां, और एक व्यक्ति की हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसी वारदातों को अंजाम देर रात अपराधियों ने धरोहर नाथ मंदिर में घुस कर दिया। जी हां, मंदिर में 3 लोगों को सोए अवस्था में हत्या कर दिया गया, जिससे इस इलाके में आम लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी है और एसी ऑन हो चुकी हैं। जी हां, साथ ही भारी भरकम बिजली बिल की चिंता भी सामने आने लगी है। जी हां, कोरोना के चक्कर में लोग अपने घरों में बंद तो बिजली का किराया अब और ज्यादा आएगा। ऐसे में एसी चलाने से आने वाले बिजली का बिल आपका पूरा बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक एसी की बजाय अगर आप सोलर एसी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी बिजली बिल की टेंशन तो पक्का दूर ही हो जाएगी। जी हां, क्योंकि अब जमाना क्लीन एनर्जी का आने वाला है। जी हां, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोलर एनर्जी की ओर लोगों की रुझान बढ़ा है। जी हां, मार्केट में सोलर एसी की रेंज आ चुकी है। इसे आप सूरज की ऊर्जा से चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक एसी की तरह ही सोलर एसी को भी 1 टन, 1.5 टन और 2 टन की क्षमता में खरीदा जा सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एसी का चुनाव कर सकते हैं। जी हां, सोलर एसी की कीमत सामान्य इलेक्ट्रिक एसी की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली बात है। जी हां, अगर आप सोलर एसी लेते हैं तो फिर बिजली का बिल तो नहीं के बराबर हो जाएगा। जी हां, अनुमान ऐसा है कि सोलर एसी से आपका बिजली बिल 90% तक कम हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने रात भर दिन में एसी चलाया तो फिर कम से कम 10 से 12 यूनिट बिजली तो खर्च होगी ही। 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको एक दिन का बिल होगा 70 से 84 रुपए। तो महीने का हिसाब से बना 2100 रुपए से 2500 रुपए के करीब। अब अगर आप सोलर एसी चलाते हैं तो फिर आपका बिजली का बिल नहीं के बराबर आएगा। जी मतलब यह है कि आपकी सेविंग हो जाएगी, बचत होगी। जी भारत में एसी का इस्तेमाल अप्रैल से जुलाई के बीच ज्यादा होता है, यानी कि इन 4 महीनों में आप 8,000 से 10,000 रुपए बिजली का बिल बचा सकते हैं। दोस्तों, मस्जिद मुसलमानों के लिए पाक और इबादत की जगह होती है। जी हां, यहाँ सभी मुसलमान मिलकर एक साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। दुनिया में कई ऐसी मस्जिद हैं जो इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये खूबसूरत मस्जिदें इस्लामिक धर्म स्थल होने के अलावा अपनी बनावट, आर्किटेक्चर और कला के नजरिए से भी बेहद खास मानी जाती है। जी हां, आप मान लीजिए कि दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में जो दुनिया के कई देशों में बनाई गई है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं मस्जिदुल हरम। जी हां, मक्का मुकर्रमा में स्थित मस्जिदुल हरम दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जहां दुनिया भर के मुसलमान इबादत करने आते हैं। इस मस्जिद का निर्माण हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने शुरू किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हरम के मध्य में बैतुल्ला स्थित है, जिसकी ओर रुख करके दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मस्जिद नबवी की। जी हां, काबा शरीफ के बाद मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे अहम और पवित्र स्थल है। जी हां, मस्जिद नबवी के निर्माण की शुरुआत 18 रबीउल अव्वल यानी सन 1 हिजरी को हुई। हुजूर अकरम ने मदीना हिजरत के बाद इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया और खुद भी इसके निर्माण में हिस्सा लिया था। जी हां, मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से और छत लकड़ी से बनाई गई है। उसके बाद बात करते हैं नीली मस्जिद के बारे में। तो तुर्की के शहर इस्तांबुल में खूबसूरत मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ नीली मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद की 6 मीनारें सुइयों की तरह दिखाई देती है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं।
जो इस मस्जिद की खूबसूरत में चार चांद लगाती है। मस्जिद का निर्माण 1609 और 1616 के बीच ऑटोमन शासक अहमद प्रथम ने किया था। यह मस्जिद के चारों तरफ नीली टाइल्स लगी है और इसी वजह से इसे नीली मस्जिद का नाम दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं शेख जायद मस्जिद। तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस मस्जिद की खूबसूरती इसे और खास बनाती है। इस मस्जिद में 82 गुंबदों का निर्माण किया गया है, जबकि मस्जिद को सोने के पानी चढ़े झूमर से सजाया गया है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी हस्ता निर्मित कालीन बिछाई गई है। वही दुनिया के मुख्य हॉल में सबसे बड़ा झूमर लगाया गया है। इसके अलावा मस्जिद के अंदर सुंदर तालाब बनाए गए हैं जो मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने देश यानी कि अपने भारत देश की मशहूर जामा मस्जिद के बारे में। जी हां, मस्जिद जहानुमाही जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये भारतीय राजधानी दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था जो 1656 में बनकर तैयार हुई। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मशहूर मस्जिदों में से एक है। मस्जिद के आंगन में 25,000 से अधिक नमाजी एक साथ इबादत कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद अली मस्जिद। यह मोहम्मद अली मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। यह काहिरा की सबसे प्रमुख मस्जिदों में से एक है और शहर में आने वाले सैलानी सबसे पहले इसी मस्जिद को देखने पसंद करते हैं। यह काहिरा की सबसे प्रमुख मस्जिदों में से एक है और शहर में आने वाले सैलानी यानी कि पर्यटक सबसे पहले इसी मस्जिद को देखना पसंद करते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 1830 से लेकर 1848 के बीच हुआ है। दोस्तों, बिहार में इस साल बाढ़ से बांधों की सुरक्षा पर तकरीबन करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल प्रमुख नदियों के 301 स्थानों पर बांधों के मजबूतीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा भी अन्य कमजोर स्थलों की पहचान की जा रही है, उनके मजबूतीकरण का भी काम शुरू किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने कोरोना संक्रमण के खतरे के बचाव करते हुए ये सभी काम 15 मई तक हर हाल में पूरा करने का अपने अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल 301 स्थलों में से सबसे अधिक समस्तीपुर जोन में करीब 77 स्थानों पर काम चल रहा है। इसके तहत बुढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, नून, खिरोही सहित अन्य नदियों से आम लोगों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। बीरपुर जोन में करीब 67 स्थानों पर बाढ़ से सुरक्षा में काम चल रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कोसी के तटबंध शामिल है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर जोन में 57, गोपालगंज में 41, कटिहार जोन में 41 और पटना जोन में तकरीबन 18 स्थानों पर बाढ़ से सुरक्षात्मक कार्य चल रहे हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा है कि फिलहाल मुख्य नदियों पर बाढ़ सुरक्षा के सभी कार्यों को शुरू किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी विभाग बाढ़ से आम लोगों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। दोस्तों, बिहार में दिन ब दिन कोरोना के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते कोरोना मरीजों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वे जनता के किसी भी काम के नहीं आ सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र, गुजरात, यूपी में जीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार की नहीं। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने की सोच रहे लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। यह दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्यों को यह वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी। एनडीटीवी के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने साथ ही कहा है कि निजी अस्पताल इस वैक्सीन को 600 रुपए में खरीद सकेंगे, जबकि केंद्र सरकार के लिए दाम 150 रुपए ही तय करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से यह बयान उस समय आया जब भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की बात हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कीमतों को लेकर कहा है कि अभी भी विदेशी वैक्सीन के एक डोज के लिए 750 रुपए से लेकर 1500 रुपए मुकाबले भारत में इसकी कीमत काफी किफायती है। आपको बता दें कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नई रणनीति की घोषणा की थी। इसके तहत 18 साल से अधिक के सभी लोग 1 मई से कोरोना की वैक्सीन ले सकेंगे। सरकार की नई नीति के अनुसार 50% वैक्सीन केंद्र के लिए सुरक्षित रहेंगे, जबकि अगले 50% टीका को राज्य और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा।
दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच इसकी जांच रिपोर्ट को लेकर भी लोग परेशान हैं। जहां सरकार की ओर से अधिकृत लैब या फिर अस्पताल के माध्यम से कराए गए एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जहां कोरोना से संक्रमित होने के लक्षणों के बावजूद मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है और वे होम आइसोलेशन में रहने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर कई बार मरीजों की हालात भी बिगड़ती जा रही है। इसी बीच समस्तीपुर जिले में दो मामले सामने आए हैं। एक ही समय में लिए गए सैंपल में एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट बताई जा रही है, जबकि पटना एम्स में कराई गई सैंपल की आरटीपीसीआर जांच में रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। जहां समस्तीपुर के मदरघी निवासी अभिजीत पांडे, जिसका उम्र 58 वर्ष है, उन्होंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोबरा में 15 अप्रैल को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिए। उस सैंपल की एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और उसका मैसेज भी आया, जबकि उस सैंपल को जब पटना एम्स में आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। जी और उसका भी मैसेज भेज दिया गया। इसी प्रकार समस्तीपुर के युवक आदित्य राज के साथ भी हुआ है। जी आदित्य राज के एंटीजन रिपोर्ट में पॉजिटिव और आरटीपीसीआर रिपोर्ट में जो पटना एम्स में ही किया गया था उसमें नेगेटिव बताई गई। जी ये दोनों आरटीपीसीआर जांच 19 अप्रैल को की गई। दोनों मरीजों को सही जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से सही इलाज नहीं हो पा रहा है और वे होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। जी प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, रैलियों में हंस रहे हैं, सब तरफ के लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। जी हंस कैसे सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन लेकर खड़े हैं। हम इस स्थिति में सोच रहे हैं कि हम क्या करें। जो सरकार को करना चाहिए था वह सरकार नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का समय था, हम इस संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते थे। जी हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। सरकार के पास 8-9 महीने थे, सर्वे बता रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, आपने उसे नजरअंदाज किया। आज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए देश में सिर्फ 2000 ट्रक ही है। मतलब देश में ऑक्सीजन है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। दोस्तों बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा है। जी हां बुधवार की सुबह सीवान सहित कुछ जिलों में बादल छाए रहने और फिर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को यानी कि आज बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। जी बारिश होने के बाद उमस बढ़ेगी। पटना समेत बिहार के अधिकांश इलाकों में फिलहाल तापमान काफी बढ़ गया था। बादलों की आवाजाही के बीच कुछ जिलों में तापमान थोड़ा कम हुआ है। पिछले 3 दिनों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। दोस्तों बिहार में एक महिला ने मशरूम की खेती में नई पहचान बनाई है। यह मशरूम और बिहार का नाम सुनकर आश्चर्य होता है क्योंकि इस प्रदेश में परंपरागत खेती का चलन रहा है, लेकिन यहां की एक महिला किसान ने इस प्रथा से आगे जाकर मशरूम की खेती में नई पहचान बनाई है और वे अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर छपरा है, जिसे सारण भी कहते हैं। इसी सारण में मांझी तहसील है, जहां के गांव बजेरिया में एक महिला किसान ने मशरूम की खेती में बड़ा नाम कमाया है। यह इस किसान का नाम सुनीता है। जी हां सुनीता के गांव के आसपास अब तक गेहूं, धान या फिर अन्य मौसमी सब्जियों की खेती होती रही है, लेकिन सुनीता ने इससे हटकर कुछ करने का सोचा और मशरूम की खेती में कदम रखा। यह काम उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उसके पति के नाम पर जमीन की हिस्सेदारी के तौर पर मात्र 15 कट्ठा जमीन थी। इतनी जमीन पर गेहूं, धान की खेती करने का कोई फायदा नहीं था, ज्यादा उपज नहीं होती, लिहाजा सुनीता ने नया रास्ता अपनाया। इतनी कम जमीन से घर परिवार के लिए अनाज भी नहीं हो पा रहा था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च अलग था। कम जमीन और परिवार की पूरी जिम्मेवारी के चलते सुनीता के पति पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। इस बीच सुनीता ने एक दिन अखबार में मशरूम की खेती के बारे में पढ़ा। इससे सुनीता को उम्मीद की एक किरण नजर आई और फिर उन्हें लगा कि वे भी ऐसी खेती करके कुछ नया कर सकती हैं। इसके लिए सुनीता ने सबसे पहले मशरूम की खेती के बारे में मांझी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी जानकारी ली। इस केंद्र में सुनीता ने मशरूम की खेती की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद
अपनी छोटी सी जमीन में मशरूम की खेती शुरू कर दी। सुनीता को मशरूम की खेती में यह फायदा मिला है कि उन्हें कृषि लायक ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ी। मशरूम क्योंकि घर में ही उगाया जाता है, इसीलिए सुनीता ने इस विशेषता का फायदा उठाया और फिर इसकी खेती शुरू कर दी। जी हां, मांझी के कृषि अधिकारी बताते हैं कि उन्होंने अपने तहसील के लोगों को मशरूम की ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक किया। इसमें किसी खाद या केमिकल की जरूरत नहीं है, खेत ना हो तो भी छत पर ही उगाया जा सकता है। जी हां, वो कर्मी, कंपोस्ट और मिट्टी का इस्तेमाल करके मशरूम का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। आज सुनीता मशरूम से केवल ना अपने परिवार का ही खर्च चलाता है, बल्कि 20 महिला किसानों को तैयार किया है जो मशरूम की खेती कर रही है। ये सभी महिला किसान आज आत्मनिर्भर हो चुकी है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस और ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज कोरोना प्रभावित राज्य को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन देगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को यह ऑक्सीजन फ्री में मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और अपग्रेड कर रही है। जामनगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही थी, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला किया गया है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से केवल 3 राज्यों को ही ऑक्सीजन फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रवासी मजदूर और श्रमिक यानी कि मजदूर पलायन करने लगे हैं। इसको लेकर रेलवे बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर रही है। उत्तर रेलवे की ओर से बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की गई है। 22 और 23 अप्रैल को कई समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। ये ट्रेनें दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार रेल टर्मिनल से संचालित होगी, जो कि दरभंगा, गया और सीतामढ़ी आदि के लिए चलेगी। यात्री इन ट्रेनों में तुरंत आरक्षण करके अपनी टिकट रिजर्व कर सकते हैं। बिना रिजर्वेशन के यात्री को ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों को कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य भी होगा। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में फेल रहने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग किया है। जी हां, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने सोमवार को बेगूसराय में कहा है कि जब नीतीश कुमार की सरकार में उनके पूर्व मंत्री विधायक मेवालाल चौधरी का समुचित इलाज के अभाव में निधन हो गया, यानी कि वे दुनिया से चल गए, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का इस सरकार में क्या होगा। उनके निजी सचिव ने कहा है कि IGIMS की लापरवाही की वजह से विधायक जी की जान चली गई। निश्चित रूप से पूर्व मंत्री विधायक मेवालाल चौधरी के मृत्यु की जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। नीतीश जी के शासन काल में मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन इलाज के बगैर मर रहे हैं। अगर सरकार नहीं संभल रही है तो फिर नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य बनाने के लिए सरकार बोकारो स्टील सहित कई कंपनियों के संपर्क में है। सेना के अस्पतालों को भी आम कोविड मरीज के इलाज के लिए खोला जा रहा है। डबल इंजन की सरकार पीड़ित मानवता की सेवा के लिए युद्ध स्तर पर लगी है, लेकिन कांग्रेस राजद के राजकुमारों को कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग बिहार के अस्पताल में रुई सुई का भी इंतजाम नहीं कर पाए थे, वे आज कोरोना स्पेशल अस्पताल और नए मेडिकल कॉलेज खोलने वाली सरकार पर तंज कस रहे हैं। ट्वीट करके सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। 1 मई से 18 पार के लोगों का भी टीकाकरण शुरू होगा, ताकि कार्यशैली आबादी और परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की टीका संबंधित रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोग कतारों में लगेंगे और धन, स्वास्थ्य एवं जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। यह गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोरोना की रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच बीते रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग जो बाहर हैं और बिहार वापस आना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द वापस आ जाएं, जो आपको केडीबी ऐप के माध्यम से भी पहले कुछ वीडियो में बताया गया था। लेकिन पिछले साल की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि इस बार बिहार सरकार की तैयारियां कैसी है।
फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार लौटकर नहीं आए हैं, लेकिन सोमवार की शाम से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बिहार लौटने वालों की संख्या बढ़ेगी। जी हां, सरकार भी लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रही है। इस संबंध में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकार ये चाहती है कि कोरोना संक्रमण ना फैले। ऐसे में जो बिहारी राज्य वापस आना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आ जाएं, ताकि यहां उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था पर कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। जय मंत्री ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार आने वाले लोगों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो पिछले 7 दिनों से काम कर रहा है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यह काम हो रहा है। आपको बता दूं कि इस बार गाड़ियां चल रही है, इसीलिए पिछले साल जैसे समस्या सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार प्रश्न यह है कि लोग अगर आते हैं तो फिर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है या भी नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि सभी प्रश्नों का समाधान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर सभी श्रम अधीक्षकों को अलर्ट किया गया है। इसको लेकर नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं, जो दूसरे विभागों से संपर्क में हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तैनात महिला डीएसपी शिल्पा साहू इन दिनों चर्चा में है, सुर्खियों में है। यह दरअसल शिल्पा साहू 5 महीने से प्रेग्नेंट हैं और फिर वह ड्यूटी कर रही है। यह वे सड़क पर उतरकर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह ड्यूटी के प्रति इतनी निष्ठा देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। इस समय शिल्पा की तैनाती बस्तर के दंतेवाड़ा में है। बस्तर में इन दिनों चिलचिलाती धूप पड़ रही है, लेकिन इससे उनको साहस में कोई भी कमी नहीं आई है। दोस्तों, दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से प्रवासियों की गांवों की ओर वापसी शुरू हो गई है। ये दिल्ली से कई प्रवासी गांव पहुंच गए हैं। ऐसे में अब लोगों ने प्रवासियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग उठाई है। यह बेरोजगारी भत्ता मिलने से काफी हद तक प्रवासियों को मदद मिल सकेगी, साथ ही आर्थिक स्थिति भी संभल सकेगी। कोरोना के बढ़ते कदम के साथ ही प्रवासियों के आगे भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में सप्ताह भर का लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी गाँव की ओर रुख करने लगे हैं। यह बाकायदा कई प्रवासी गाँव में पहुंच गए हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से प्रवासियों के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यह बीते साल भी प्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मनरेगा योजना ने काफी हद तक हालात संभलने पर भी युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका। ऐसे में बेरोजगार युवाओं ने वापस महानगरों का ओर रुख कर लिया था। यह पर अब दूसरी लहर के साथ संक्रमण बढ़ने और महानगरों में लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही प्रवासी वापस घर लौटने लगे हैं। वापस गांव पहुंचे युवाओं की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए बेरोजगारी भत्ते की पुरजोर मांग उठने लगी है। यह पूर्व ग्राम प्रधान शंकर नाथ गोस्वामी, वीरेंद्र सिंह स्विष्ट, महेंद्र सिंह आदि लोगों का कहना है कि प्रवासियों को सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, ताकि प्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने से बेरोजगारी प्रवासी युवाओं को काफी हद तक राहत मिलेगी। लोगों ने शासन प्रशासन के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के साथ ही रोजगार के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने की पुरजोर मांग उठाई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।